गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। इस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग सिविक्स के लेसन फॉर सत्ता की साझेदारी का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। बच्चों, हम लोगों ने सत्ता की साझेदारी का पार्ट 1 आपको इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ाया, यानी आधा लेसन आपको पढ़ाया था, कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि सत्ता का किस तरह से बंटवारा होना चाहिए, ज़रूरी है। और उन दो देश के बारे में हमने आपको उदाहरण के रूप में पूरा डिटेल समझाया था कि बेल्जियम और श्रीलंका में क्या हुआ था। चलिए शॉर्ट में हम आपको बताते हैं कि बेल्जियम में दो भाषाओं को लेके विवाद था और श्रीलंका में दो समूह को लेके। बेल्जियम के लोग डच और फ्रेंच दोनों भाषा बोलते थे, तो बेल्जियम ने समझदारी दिखाई कि दोनों भाषा को महत्व दिया, दोनों को सरकार में दोनों भाषाओं के लोगों को भागीदारी दी। लेकिन इसके अपोजिट या इसके विपरीत हम कहेंगे कि श्रीलंका ने में दो समूहों के बीच में लाई थी, सिंहली समुदाय और तमिल समुदाय। लेकिन श्रीलंका में सिंहली समुदाय के लोगों को की पूरी उनको महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था, तमिल लोगों की नहीं, जिसके कारण देश में गृह युद्ध की स्थिति आ गई थी। तो चलिए अब हम ये बच्चों पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं, सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी में हम आपको उसी तरह से जो पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे उसको पॉइंट्स में मैंने लिखा है डिटेल। आप स्टार्ट करते हैं हम लोग गृह युद्ध का। अच्छा, हम आपको तात्पर्य समझाते हैं कि बच्चों गृह युद्ध क्या होता है। तो किसी भी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले लेती है कि लगे कि वो युद्ध है, तो उसे क्या कहते हैं, गृह युद्ध। किसी भी देश में सरकार के खिलाफ चलने वाली उसको, तो उसे हम क्या कहते हैं, गृह युद्ध कहते हैं। तो बेल्जियम और श्रीलंका की कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिली बच्चों? हमें लगा कि दोनों ही देश लोकतांत्रिक है, लेकिन फिर भी दोनों देशों में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग ढंग थे। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि समुदाय और क्षेत्र की भावनाओं को आदर करने पे ही देश की एकता संभव है, तो इस एहसास के लिए दोनों पक्ष को सत्ता में साझेदारी दिया। लेकिन श्रीलंका में ठीक इसका उल्टा हुआ। श्रीलंका में अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने में और सत्ता में हिस्सेदारी न बनाते रहने का फैसला जो किया, तो इससे देश की एकता संकट में पड़ गई और गृह युद्ध आ गया। तो अब हम ये देखेंगे कि गृह युद्ध जो आता है, इसे देश की में बहुत ही सरकार को और देश की जनता को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं कि सत्ता में साझेदारी क्यों ज़रूरी है। जो सत्ता है, जो सरकार रहती है, उसमें साझेदारी क्यों ज़रूरी है, इस पे हम चलिए आते हैं और हम डिटेल इसको समझते हैं कि सत्ता का बंटवारा ठीक है, और क्योंकि सामाजिक समूहों के बीच टकराव की जो अंदेशा होती है बहुत कम हो जाती है, टकराव कम हो जाती है। अक्सर क्या होता है कि हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता रूप आ जाती है, तो बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा पे सभी चीज़ों को थोपना ये सही नहीं है और देश की अखंडता के लिए बिल्कुल सही नहीं है। ये देश की अखंडता के लिए घातक है। बहुसंख्यक का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यक पे परेशानी नहीं करता, बल्कि बहुसंख्यक भी बर्बादी का कारण बन जाता है। इसलिए सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम आपको एक इम्पॉर्टेंट लाइन बताते हैं कि सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो लोग शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए। तो इस तरह से हम इन दोनों तर्कों में एक को हम युक्तिपूरक और दूसरे को नैतिक कह सकते हैं। युक्तिपूरक यानी समझदारी का तर्क है, और नैतिक तर्क यानी सत्ता के बंटवारे के लिए का जो महत्व है। तो अब ये सत्ता में साझेदारी के तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्यों ज़रूरी है, अब आपने समझ लिया। तो अब हम देखते हैं कि सत्ता के साझेदारी के रूप, थर्ड पॉइंट पे आप आ जाइए, सत्ता की साझेदारी का रूप। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इस धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी में यह मान्यता आई है कि सरकार की सारी शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में रहनी चाहिए। अगर
फैसला लेने की शक्ति बिखर गई तो फैसला लेने का अधिकार संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र की ये बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों, उनके विचारों को सम्मान दिया जाता है। अच्छी तरह फिर से इस लाइन को समझ लीजिए। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बात शामिल होती हैं। और ऐसे लोकतांत्रिक शासन को अच्छा शासन माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता का हिस्सेदार बनाया जाए। तो अब ये ज़रूरी है कि में जो सत्ता की साझेदारी है उनके अनेक रूप हैं। चलिए हम इसको समझते हैं कि रूप को देखिए। शासन के विभिन्न रूप, अब ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। बच्चों, हम आपको पहले भी 9th में काफ़ी अच्छे से समझा चुके हैं और फिर से हम एक्सप्लेन हम लोग करेंगे इसमें इसको कि कैसे विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका शासन के ये रूप हैं। इनमें विभाजन होने के बाद से ही सही तरह से शासन करती है। विधायिका यानी जो कानून बनाता, कार्यपालिका यानी कानूनों को लागू करना, न्यायपालिका यानी कानूनों को सही तरह से पालन करने में उसका फैसला देना, उसका निर्णय करना अंतिम रूप से। तो इस तरह से तीनों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। सरकार के विभिन्न जो अंग हैं एक ही स्तर पर रह के अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं और हर अंग एक दूसरे पे अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच क्या होता है बच्चों? सत्ता का संतुलन बना रहता है। इसको लोकतांत्रिक संस्थाओं में हम लोगों ने 9th में बहुत अच्छी तरह पढ़ा है कि देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है, पर ये फिर भी किसके अधीन रहती है? संसद के अधीन। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये जो है न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता? कार्यपालिका पर न्यायपालिका, कार्यपालिका विधायपालिका दोनों द्वारा बनाए हुए कानूनों पे अंकुश रखती है। ये दोनों कार्यपालिका विधायपालिका जो कानून बनते हैं उन पे अंकुश रखती है और इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। तो ये बच्चों अच्छी तरह आप लोगों ने समझ लिया। तो अब हम आपको ये भी बताते हैं, चलिए, कि सरकार जो होती है वो विभिन्न स्तरों पे जो होती है, विभिन्न रूप इनके 3 होते हैं। विभिन्न स्तरों पे जो सरकार होती है इसको अलग अलग बांटा जाता है। सबसे पहले जो है ये केंद्र सरकार, दूसरी जो होती है प्रांतीय क्षेत्रीय सरकार जिसको हम क्या कहते हैं? राज्य सरकार। उसके बाद तीसरे स्तर की जो सरकार होती है उसे कहते हैं हम स्थानीय सरकार। तो पूरे देश के लिए जो एक सामान्य सरकार होती है और जिसको हम कहते हैं केंद्र सरकार, और फिर प्रांतीय क्षेत्रीय सरकार पे अलग अलग होती है। तो पूरे देश की जो चलने वाली सरकार को हम संघ या केंद्र सरकार कहते हैं और जो प्रांतीय क्षेत्रीय स्तरीय सरकार होती है उनको राज्य सरकार के नाम से पुकारा जाता है। हमारे भारत में हर देश में ऐसा बंटवारा नहीं है। कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार नहीं है, लेकिन हमारे देशों में ऐसी व्यवस्था है। तो संविधान में इस बात का उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह हो। बेल्जियम में ये काम हुआ, लेकिन श्रीलंका में नहीं। राज्य सरकार के नीचे एक और ऐसी व्यवस्था होती है जिसे हम कहते हैं स्थानीय सरकार। तो ऐसी सरकार है जिसमें नगर पालिका और पंचायत यानी ऐसी सरकार होती हैं। उच्च स्तर और निम्न स्तर की सरकारों के अलावा ऐसे सरकार को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है और इस जो है अलग अलग चैप्टर में फिर मैं आपको अलग अलग बताऊंगी। तो ये सत्ता का बंटवारा है बच्चों। विभिन्न 3 स्तर तो आपने देख लिया कि केंद्र सरकार और यानी संघ सरकार या केंद्र सरकार, फिर प्रांतीय क्षेत्र सरकार जिसको राज्य सरकार, फिर स्थानीय सरकार जिसमें नगर पालिका और पंचायतें आती हैं। फिर इस तरह हम ये देखते हैं कि सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में भी किया जाता है, जैसे मसलन भाषा या धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इसी तरह की व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण था। सामुदायिक सरकार में इस तरह का प्रावधान रहता है कि जो कमज़ोर समुदाय के महिलाएं होती हैं उनको भी विधायिका प्रशासन में हिस्सा दिया जाता है।
देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली व्यवस्था भी है। तो इन सब के बारे में ये इसको इस तरह की जो व्यवस्था होती है विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है और अल्पसंख्यक समुदायों को भी इस तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। तो हम लोगों ने ये पूरा चित्र समझ लिया कि सत्ता का बंटवारा किस तरह होना बहुत ज़रूरी है। तो सत्ता लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प ज़रूर रहना चाहिए। और अभी जो हमारी लोकतांत्रिक समकालीन व्यवस्थाएं हैं उसमें विभिन्न पार्टियां हैं। बच्चों, आपको पता है विभिन्न पार्टियों का रूप है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। पार्टियों की यह स्पर्धा इस बात को सुनिश्चित करती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में नहीं रहे। आपको भी पता है अभी हमारे केंद्र में कौन सी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो उसके विपक्ष में हमारी कौन सी सरकार है? कांग्रेस की सरकार। तो इस तरह से सत्ता के लिए अलग अलग बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाली पार्टियां आती जाती रहती हैं और दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं और सरकार का गठन करती हैं। तो इस तरह हम लोगों ने ये देख लिया पूरी तरह से कि सरकार की विभिन्न समितियों में सीधे भागीदारी करके नीतियों पे अपने लाभ के लिए दबाव बना के समूह में सत्ता की भागीदारी करते हैं। तो राजनीतिक दल वगैरह के बारे में बच्चों हम आपको अलग से भी दूसरे लेसन में पढ़ाएंगे। तो अब हमारा ये लेसन जो है बच्चों ये कंप्लीट हो गया और इसमें इस लेसन के एंड में बच्चों आपकी प्रश्नावली है। इसमें आपके क्वेश्चन है। शुरू में आपके 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिखित रूप से हैं, यानी लघु क्वेश्चन में आ सकते हैं आपको। और 6, 7, 8, 9 ये 4 क्वेश्चन आपके ऐसे टोटल 9 क्वेश्चन है। तो 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन आपके बच्चों ये बहुविकल्पी हैं जिनके आंसर मैं आपको दे रही हूँ। और इस सबको वीडियो को अच्छी तरह सुनिए, समझिए और उसके बाद से इन क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में कर लीजिए। थैंक यू।